हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम एक नए टॉपिक ज्योग्राफी के टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि सामने मैंने आपको लिखा है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये फोर्स क्या होता है और इसका पृथ्वी के जो हवाएं हैं उन पे कैसे इसका असर पड़ता है, किस प्रकार से पृथ्वी के उत्तरी और नॉर्थ गोलार्ध को ये दक्षिणी गोलार्ध को प्रभावित करता है। तो इस टॉपिक को पूरी तरीके से मैं इसमें समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी बताऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फैक्चुअल चीज़ें भी कुछ बताऊंगा। तो अंत तक आप इस वीडियो को देखें और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। और अगर मेरे द्वारा कोई चीज़ आपको इसमें अगर आपके समझ से थोड़ी विपरीत लगती है तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं दोबारा इस पर कोशिश करूँगा कि एक सही वीडियो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में। सबसे पहली बात, ये कोरियोलिस फोर्स है क्या? तो नाम से पता चलता है कि एक प्रकार का फोर्स है, एक बल है। और यह बल क्या होता है, इसको हम आभासी बल बोलते हैं। आभासी का मतलब एक इमेजिनरी बल। देखिए, आभासी बल इमेजिनरी बल होने का मतलब क्या है कि जो चीज़ ना होते हुए भी है, ठीक है। ऐसा मतलब क्या है कि कोरियोलिस बल को हम इनडायरेक्टली उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका हम डायरेक्टली हम पर असर पड़ता नहीं है, उस पर उसका जो है इनडायरेक्टली हम पर असर पड़ता है। तो और ये जो कोरियोलिस बल जो आभासी बल है ये पृथ्वी पे, ये मूलतः जो पृथ्वी पे चलने वाली जो हवाएं हैं उन पे ज़्यादा ये असर करता है। और ये पैदा कैसे होता है? ये पृथ्वी के घूर्णन से पैदा होता है कोरियोलिस बल। पृथ्वी जब हमारी अपनी एक्सिस पे, ये हमारी जो नॉर्थ टू साउथ जो हमारा एक्सिस है, इसके जो चारों तरफ जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो इसके घूमने से एक कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है। अगर आप सीधे सीधे समझें कि जैसे पार्कों में एक झूला होता है, एक राउंडेड झूला होता है इस प्रकार सा, और ये इसका धुरी हो गई, सेंटर हो गई, और यहाँ पे चारों तरफ इस पर एक डिस्क टाइप की होती है, इस पर बैठ के सब लोग घूमते हैं। तो जब व्यक्ति घूमता है, जब ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म घूमता है तो इस पर जो बैठे व्यक्ति होते हैं तो उनको अपने ऊपर एक फोर्स महसूस होता है, ठीक है। तो वो फोर्स अचानक से कहाँ से पैदा हो जाता है? वो उसके घूमने से पैदा होता है। जब तक ये घूम नहीं रहा था, स्थिर था, तो कोई बल नहीं था, और जैसे ही ये घूमने लगा तो एक फोर्स पैदा हो गया, और उसको, और लोग जो इस पे बैठे होते हैं वो उस फोर्स को महसूस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये सडनली थोड़ा सा तेज़ घूमने लगता है तो लोग उसकी घूमने की दिशा में मुड़ जाते हैं, जो उसके विपरीत दिशा में बैठे होते हैं वो विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक जो बल ये पैदा हो जाता है, इसको आभासी बल बोलते हैं। यही कोरियोलिस फोर्स है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कोरियोलिस फोर्स, आभासी बल क्या होता है और ये पैदा कैसे होता है। कैसे पैदा होता है? पृथ्वी के घूमने से पैदा होता है, ठीक। अब इसका नाम कोरियोलिस बल क्यों है? क्योंकि भाई एक जीजी कोरियोलिस करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका सर्वप्रथम अध्ययन किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस प्रभाव का कहते हैं इसको। अब इसका काम क्या है? मैंने आपको बताया कि ये पवनों की जो दिशा होती है, जो पवनें हवाएं चल रही होती हैं, पवनें हमारी कैसी चलती हैं? क्षैतिज तरीके से हमारी चलती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली चलती हैं पवनें उन्हें हम विंड बोलते हैं, और जो वर्टिकल चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। तो ये उनकी चलने की उनकी दिशा बदल देती है। अगर कोई पवन या कोई भी हवा सीधे वगैरह चल रही है तो वो उसको लेफ़्ट राइट मोड़ देगी अपनी गति के हिसाब से। तो ये क्या काम है इसका कि पवनों की उत्पत्ति, तो ये पवनों को पैदा तो नहीं करती है कि इसकी वजह से, इसी वजह से पवनें पैदा हो जाएं, हवाएं चलने लगी, लेकिन ये हवाओं की दिशा को बदल देती है। दूसरी चीज़ कि अगर जब ये घूमने से पैदा होता है तो अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो क्या कोरियोलिस बल बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर पृथ्वी का घूर्णन बंद कर दें तो कोरियोलिस बल की जो उत्पत्ति है वो शून्य हो जाएगी, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि इसमें, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, जब पृथ्वी हमारी अपने एक्सेस पे घूर्णन कर रही होती है तो एक सबसे ज़्यादा यहीं पे घूमती है, यहीं पे इसका सबसे ज़्यादा गति होती, स्पीड होती है पृथ्वी की। ये हमारे पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन पे हमारी पृथ्वी की गति क्या होती है? कम होती है। तो कोरियोलिस बल में क्या होता है कि कोरियोलिस बल विषुवत रेखा जो इक्वेटर होती है यहाँ पे ये बल शून्य होता है, और पोलर रीजन पे क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य होने की वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो विषुवत रेखा है, ये वाला जो हिस्सा इक्वेटर जो 0 डिग्री वाला है, यहाँ पे कोई भी तूफान नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे बल जो होता है कोरियोलिस बल 0 होता है।
जो सीधे तरीके से हवाओं की दिशा को ये प्रभावित नहीं करता है। अगर ये हवाओं की दिशा को प्रभावित नहीं करता है तो चक्रवाती स्थितियाँ भी नहीं बन पाती हैं। इसी वजह से एक रीज़न ये होता है कि जो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटर रीजन है, यहाँ पे चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं पाती, इसका एक प्रभाव कोरियोलिस बल का कमज़ोर होना भी है। ठीक है, ये इसका फैक्चुअल हो गया। मैंने आपको इसका इफेक्ट बता दिया। दूसरी चीज़ के हवा का जो विक्षेपण है, विक्षेपण कहने का मतलब कि जो हवा की दिशा का लेफ़्ट राइट हो जाना, अपनी मतलब मूल दिशा में से उसका भटक जाना हवा का विक्षेपण कहलाता है। तो हवा का विक्षेपण जितना तेज होगा तो कोरियोलिस बल का प्रभाव भी उस पर उतना ही तेज होगा। दूसरी चीज़, जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं उन सब पे कोरियोलिस बल प्रभावी होता है। जैसे चलती हुई पवन, उड़ते हुए पक्षी, उड़ान भरते हुए हवाई जहाज़ और हवा में चलाई गई गोली और मिसाइलें, इन सब पे कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। कोरियोलिस बल की तरह ही एक फेरल का नियम होता है जो एक दूसरे इसे हम कोरियोलिस बल और फेरल का नियम दोनों एक ही होते हैं, जिनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। तो फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम कहता है कि धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण धरातल पर चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण अपनी दिशाओं को बदल लेती हैं। और ये बदलती किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से बदलती हैं कि अगर हम पृथ्वी का जो अगर दो भागों में बांट दें उन्हें, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो हवा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जब चलती है तो फेरल के नियम के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दाईं ओर मुड़ना, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं एक एरो के माध्यम से आपको हवा की दिशा बताना चाहता हूँ, एक ये हवा की डायरेक्शन है, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। ये जो हवा की डायरेक्शन है हमारी किस नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो फेरल के नियम की वजह से तो ये हवा क्या हो जाएगी हमारी दक्षिण मतलब दाईं तरफ अपने मुड़ जाएगी। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मतलब राइट साइड में ये इस तरीके से मुड़ जाएगी। सपोज करिए यही हवा हमारी अगर दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, दक्षिणी गोलार्ध में अगर चल रही है हवा, तो ये हवा जो हमारी क्या होगी, ये राइट ये लेफ्ट, तो दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम से ये हवा जो हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको एक सीधा साधा आपको एक रूल याद रखना है कि हवा जो भी चलेगी वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मतलब राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ अपनी लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी। अब हवा की दिशा के हिसाब से अब उसकी दिशा हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में हम बात करते हैं, ये हमने इस तरीके से इक्वेटर हो गई, उत्तरी गोलार्ध में ये वाली हवा है, जैसे ये हवा चल रही है तो हवा का डायरेक्शन ये अपवर्ड की तरफ है। ठीक है, तो ये अब इसका एक मैं आपको एक बता देता हूँ। ये हवा का अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध अपने राइट साइड मुड़ जाएगी, देखिए राइट साइड अपनी मुड़ गई है हवा। अगर यही हवा हमारी दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है तो अपनी लेफ्ट साइड मुड़ गई है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरी हवा दी गई है, एक ये वाली हवा का डायरेक्शन दिया गया है। अब ये डाउनवर्ड में है, तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, राइट हमारा इस साइड हो जाता है और लेफ्ट हमारा इस साइड हो जाता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने क्या है, अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है, तो ये अपने किस तरफ मुड़ गई, ये अपने राइट साइड मुड़ गई। उसी प्रकार से हवा अगर ये इसी हवा का डायरेक्शन हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, हवा अपने बाईं तरफ मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, तो हवा अपने बाईं तरफ मुड़ गई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ये वाला हवा का डायरेक्शन देखें हम, तो हम देखते हैं कि हवा के इस डायरेक्शन में हवा का डायरेक्शन ये है चल रहा है, तो हवा का डायरेक्शन क्या है, अपने राइट साइड मुड़ जाना है उसे। उत्तरी गोलार्ध में घूम रही तो अपने राइट साइड ये देखिए मुड़ गई। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें कि हवा का साउथ हेमिस्फेयर में क्या प्रभाव होगा फेरल के नियम से, तो हवा अपने लेफ्ट साइड घूम जाना चाहिए हवा को, तो ये देखिए हवा अपने लेफ्ट साइड मुड़ गई है। ये इसकी मूल दिशा थी, लेकिन फेरल के नियम से ये इस दिशा में मुड़ गई। तो फेरल का नियम और कोरियोलिस बल दोनों एक ही चीज़ को समझाना चाहते हैं, तो इस वजह से इसे फेरल का नियम भी बोलते हैं और इसे कोरियोलिस बल प्रभाव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी हवा की दिशा लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में, तो हवा ये सीधे चल रही है, तो हवा को कहाँ घूम जाना चाहिए, अपने दाईं तरफ, तो ये अपने दाईं तरफ घूम गई। ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया। इसी प्रकार से अब हवा अपने किस में, साउथ हेमिस्फीयर में चल रही है सामने की तरफ, तो इसे किस तरफ घूम जाना चाहिए, अपने लेफ्ट तरफ घूम जाना चाहिए, तो ये हवा देखिए लेफ्ट तरफ अपने
घूम गई है। ये इसका लेफ्ट हो गया, अब इसका राइट हो गया, ठीक है ना। अभी भी राइट, दोनों का ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। तो अपने लेफ्ट तरफ घूम जाने, तो अपने लेफ्ट तरफ ये घूम गई। तो इस प्रकार से हवा का जो है डायरेक्शन, कोरियालिस बल इसको, हवा की डायरेक्शन को प्रभावित करता है। अब इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ हम दो तीन एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे कि हम सभी ने, आपने व्यापारिक पवनें और जो हमारी पछुआ पवनें सुनी हुई, जो पछुआ पवनें व्यापारिक, जो हमारी पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें होती हैं उनको आपने सुना है। तो इस ग्लोब में मैं आपको समझाता हूँ कि हवा की दिशा, पछुआ पवनें किस प्रकार से कोरियालिस बल के प्रभाव की वजह से घूमती हैं और व्यापारिक पवनों की दिशा किस प्रकार से कोरियालिस बल से प्रभावित होती है। तो जो हमारी जो व्यापारिक पवनें होती हैं, जो हमारी, अगर हम उन्हें देखें तो ये हमारी व्यापारिक पवनों की ये दिशा हो गई। इसकी जो लोकेशन होती है व्यापारिक पवनों की, कहाँ से होती है, 0 डिग्री से आप 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री तक, इतना ये दोनों गोलार्धों में, नॉर्थ साउथ दोनों में 0 से 30 डिग्री तक आप ये नॉर्थ जो व्यापारिक ट्रेड पवनें हैं, इनको हम देखते हैं, यहाँ पे नोटेशन करते हैं ग्लोब में, ठीक है। तो अब देखिए, अब इनकी हवाओं की दिशा कहाँ से चल रही है। तो अगर आप ये मैप की दिशा में, अगर आप मैप बनाएंगे, अगर आप दिशा इसमें बनाएंगे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो हवाओं की दिशा है वो ऐसी चल रही है नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में कैसी चल रही है, ऐसी चल रही है। तो अब क्या हवा की दिशा अगर ऐसी चल रही होगी, मूल दिशा ये होगी, लेकिन अपने कोरियालिस बल की वजह से, प्रभाव की वजह से हवा क्या हो गई, अगर नॉर्थ गोलार्ध में, अगर आप देखो उत्तरी गोलार्ध में, तो हवा अपने किस साइड में घूम गई, अपने, नियम क्या कहते हैं फेरल का, कि उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाईं तरफ घूम जाएगी। तो ये हवा का क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं तरफ घूम गई। तो जिसकी दिशा है आप देख रहे हैं ना, मैं गोलार्ध में इसमें एरो किस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, तो कोरियालिस बल की वजह से इस प्रकार से घूम गई। अगर इसे साउथ हेमिस्फीयर में देखें, साउथर्न ट्रेड विंड, तो इसे अपने बाएं तरफ घूम जाना चाहिए। तो इसका बाएं तरफ क्या हो गया, इसका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये अपने लेफ्ट साइड, अपने बाएं तरफ घूम गई। इस प्रकार से व्यापारिक पवनें हमारी चलती हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें हमारी क्या चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हमारी चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ पे निम्न वायु दाब है, और जो हमारा जो उससे ऊपर जो उपोष्ण कटिबंधीय है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लोएस्ट प्रेशर की तरफ हवा हमारी दिशा में गति कर रही है, और दोनों व्यवहार इसका नॉर्थ साउथ में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यही चीज़ पश्चिमी पवनों के लिए, अगर जो पछुआ पवनें हम जिन्हें बोलते हैं, जो हमारी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज बोलते हैं, जिन्हें हम साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों बोलते हैं, इन्हें हम पछुआ पवनें बोलते हैं, पश्चिमी पवनें, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है ये पश्चिमी दिशा में, अगर हम इस तरीके से बनाएं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट इस प्रकार से चलती हैं, ठीक है। तो इन्हें पछुआ पवनें बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से चल रही हैं ये। अब इनकी डायरेक्शन क्या होती है, आप 30 से 60 डिग्री के बीच में, 30 से 60 डिग्री के बीच में आप इन्हें देखेंगे, तो ये अपना पूरा, ये हमारा पछुआ पवनों का ग्लोब में रीजन हो गया 30 से 60 डिग्री। फिर वही आप फेरल का नियम लगाइए, कोरियालिस बल का प्रभाव लगेगा, फेरल के नियम के हिसाब से पवनें अपनी किस दिशा में मुड़ जानी चाहिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो उत्तरी गोलार्ध में से अपने दाएं तरफ मुड़ जाना चाहिए। तो क्या ये दाएं तरफ मुड़ रही है, जी हाँ, ये दाएं तरफ मुड़ रही है, देखिए अपने दाएं तरफ मुड़ गई है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर था, साउथ हेमिस्फीयर में देखें तो पवन का ये डायरेक्शन हो गया। तो इसे अब अपने कहाँ तरफ घूम जाना चाहिए, साउथ हेमिस्फीयर में से। अगर आप इसे देखेंगे तो इसका पवन का ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो इसे अपने बाएं तरफ घूम जानी चाहिए, तो ये अपने बाएं तरफ घूम गई। इस प्रकार से ये पश्चिमी पवनें ये चल रही हैं, ठीक है। तो पूरे ग्लोब में जो हवा का व्यवहार है, इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो जो व्यापारिक पवन है, मैंने आपको बताया जी हमारे 30 डिग्री के आसपास, 0 से 30-35 के आसपास चलती हैं। तो इन्हें व्यापारिक पवनें क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले जब पाल नौकाएं चला करती थी,
अब तो मोटर बोट चलती हैं, अब इंजन लगे होते हैं। जब पाल नौकाएं चलती थी तो हवाओं की गति के हिसाब से वो चला करती थी। तो जो व्यापारी जो होते थे वो इन साउदर्न जो ट्रेड विंड्स होती थी इनके माध्यम से ये व्यापारी अपनी दिशा में गति में हवा की दिशा की वजह से अपना व्यापार किया करते थे, ये हवाओं की वजह से। अब यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री आसपास यहाँ पे आपको एक हॉर्स लैटिट्यूड भी मिलता है नॉर्थ साउथ में। ठीक है, तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों? जो पुराने जो घोड़े के जो व्यापारी होते थे वो घोड़ों का व्यापार करते थे। अब यहाँ पर क्या होती है, हवा शांत होती थी। तो हवा शांत होने की वजह से क्या होता था, यहाँ पे क्या है, हवा शांत होती थी तो यहाँ पे हवा शांत होने की वजह से क्या होता था कि पाल नौकाएं तेज चल नहीं पाती थी। तो अपना वजन कम करने के लिए वो इस क्षेत्र में घोड़ों को समुद्र में फेंक देती थी। तो इन्हें हॉर्स लैटिट्यूड बोलते थे। ऐसी जो वेस्टर्लीज होती, जो पछुआ पवनें होती, पश्चिमी हवाएं होती हैं, तो ये यहाँ से 40 से 45 डिग्री के आसपास हमारी, इन्हें अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे चीखती, साठा, गरजता, चालीसा। तो ये बहुत तेज़ चलती हैं। ये इस वजह से तेज़ चलती हैं यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर से आने वाली हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनको चीखता, साठा, गरजता, चालीसा इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं क्योंकि 40 डिग्री, 40 से 45 डिग्री आसपास के ये क्षेत्र होते हैं। और ये सब नाम वैज्ञानिकों के नहीं, जो सेलर्स होते थे, जो व्यापारी जो होते थे, जहाजी होते थे, उनके द्वारा ये सब नाम दिए गए हुए हैं। तो आशा है कि आपको कोरैलिस बेल्ट और उसके द्वारा जो ग्लोब पर चलने वाली जो व्यापारिक और पश्चिमी हवाएं हैं हमारी, और हवा का विक्षेपण किस प्रकार से होता है, ये आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक डायरेक्शन आपको बता देता हूँ कि जो हवा का डायरेक्शन, जैसे आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे नॉर्थ से साउथ में चल रहा है, तो नॉर्थ से साउथ में चलता है तो उसका लेफ़्ट राइट, और जब व्यक्ति साउथ से नॉर्थ चलता है तो उसका लेफ़्ट राइट बदल जाता है। ठीक है, तो आप अपने आप को उस जगह पर रख करके देखें, अगर नॉर्थ से साउथ चल के आ रहे हैं तो आपका जो लेफ़्ट ये हो जाएगा, आपका राइट ये हो जाएगा। अगर आप साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो आपका जो लेफ़्ट, आपका राइट ये हो जाएगा और आपका लेफ़्ट ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हर जगह इस रूल को रख करके हवाओं की दिशाओं का विक्षेपण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ये मेरे अगले वीडियो के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।